बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 144 मुलाहिदा फरमाएं। नासिर के साथ मिलकर उसकी पट्टियां बदली थी। अब वो बाहर से छोटे बरामदे में बैठी थी, ताहम कमरे की खिड़की से उसकी निगाहें गाए बगाए रुस्तम का जायजा भी ले रही थी। वो आंखें बंद किए सो रहा था या ऊँग रहा था। अचानक ग्रीस की आवाज़ ने शानी को चौंका दिया। शानी ये देखकर हैरान हुई कि ग्रीस उसके सामने कुर्सी पर बैठी थी। वो बोली, शोनी, मैं पिछले 1 मिनट से यहां बैठी तुम्हें देख रही हूं। तुम अपने ख्यालों में इतनी मगन हो कि तुम्हें मेरी आमद का पता ही नहीं चला। वाकई नहीं चला। शानी फीके अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, मोहब्बत में कभी कभी ऐसा भी होता है। ग्रीस ने रवानी से कहा। क्या मतलब? शानी का जिस्म सनसना उठा। ग्रीस अजीब महवियत के आलम में शानी को देखती रही। वो दोनों अब अपने देहाती कपड़े बदल चुकी थी। पहाड़ी हवा उन दोनों के सरों पर से सरगोशियां करती गुजर रही थी। एक तवील वक्फे के बाद ग्रीस ने ठहरे हुए लहजे में कहा, शोनी, तुम मेरी दुपट्टा बदल बहन हो। मेरी एक बात मानो, रुस्तम से शादी कर लो। उसे तुम्हारी जितनी ज़रूरत अब है, पहले कभी नहीं थी। शानी सन्नाटे में रह गई। ग्रीस ने यह बात इतने गंभीर लहजे में कही थी कि अल्फाज शानी के पूरे जिस्म में सिरायत कर गए थे। ये तुम क्या कह रही हो ग्रीस? वो लरदा आवाज में बोली। ठीक कह रही हूँ शोनी। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास कई एतराज़ात मौजूद होंगे। तुम चौधरी बशीर से अपने वादे की बात करोगी। तुम उस छोटे बच्चे की बात करोगी जो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मौजूदा गैर यकीनी हालात की बात करोगी और इसके अलावा भी तुम्हारे पास कई दलीलें होंगी। लेकिन शोनी, तुम उन सारी दलीलों और मसलतों को अपने सच्चे जज्बे की भरपूर ताकत से बखेर सकती हो। हमारे लिए वही कुछ होता है जो हम आगे बढ़कर हासिल कर लेते हैं। जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं और साजगार हालात का इंतज़ार करते रहते हैं, वो अक्सर हमें नहीं मिलता। हाँ शोनी, हमारा वही है जो हम आगे बढ़कर पा लेते हैं। शानी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन ग्रीस ने उसके ऊँटों पर हाथ रखकर उसे खामोश कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। ये 4 दीवारी एक आर्जी ठिकाना है। मालूम नहीं ये तुम्हें और रुस्तम को कितने महीने या हफ्ते दिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेगा। लेकिन शोनी, मोहब्बत की थोड़ी सी ज़िंदगी भी बहुत होती है। चंद दिन, हफ्ते या महीने, जो कुछ भी तुम्हें और रुस्तम को यहाँ से मिले वो ले लो। वो तुम्हारे लिए जख्म है शोनी। उसके जख्मों पर तुम्हारे सिवा और कोई मरहम नहीं रख सकता, कोई भी नहीं। हाँ शोनी, उस जख्म मायूस और दुखी शख्स के लिए आंखें बंद करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगी तो कुदरत खुद रास्ते पैदा कर देगी। ग्रीस बोलती रही और शानी सुनती रही। इसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जो कुछ ग्रीस कह रही थी वो शानी के अपने अंदर की आवाज़ भी थी। लेकिन ऐसे हालात में इतनी जल्दी इस नामालूम मुकाम पर ये सब क्यों कर हो सकता था? या तो पल भर का पता नहीं था। क्या कहा जा सकता था कि आज सूरज डूबने से पहले पहले डिप्टी रियाज या उसके किसी अरकारे के हाथ इस पहाड़ी मकान के दरवाजे पर दस्तक दे देते? रात को शानी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही। गनूदा हालत में उसके ख्यालों ने एक बार फिर वही मंजिर दिखाया जो कई बार उसके पर्दे तसव्वुर पर लहरा चुका था। ये मौतम बस्ती थी। दूर तक नाले के किनारे सरकंडे लहरा रहे थे। सैकड़ों मर्दोजन और बच्चे कितार अंदर कितार खड़े थे। उनके हाथों में फूल थे। उनके नीमुरियां सामले जिस्म पसीने से चमक रहे थे। बैक जबान शानी से इल्तजा कर रहे थे। वो गा रहे थे, मंजा प्यारी मंजा, राज दुलारी मंजा, तेरा माई बड़ी दूर से आया है, उसका मुखड़ा जख्मों ने गहनाया है, देखनी उसके बैड़े खालों को, देखनी उसके पाँव के छालों को। गीत गूंजता रहा। शानी चौंक गई। गाने वालियों की कितार में नगीना भी मौजूद थी, लेकिन नहीं, वो नगीना नहीं थी, वो तो ग्रीस थी। वो ग्रीस थी, लेकिन उसके चेहरे पर नगीना की आंखें मौजूद थी। हू बहू नगीना की आंखें। ये क्या इसरार था? क्या ये सिर्फ एक इत्तफाकिया मुशाबत थी? अचानक शानी के ख्यालात का शीशा चिकना चूर हो गया। वो जल्दी से बिस्तर पर उठकर बैठ के साथ वाले कमरे से डॉक्टर नासर उसे पुकार रहा था। डॉक्टर नासर की आवाज़ में अनगिनत अंदेशे थे। शानी बीबी, शानी बीबी, उसकी आवाज़ गूंज रही थी। शानी ने चप्पल पहनी और तेजी से रुस्तम के कमरे की तरफ गई, जहाँ लालटेन की रोशनी में डॉक्टर नासर और ग्रीस रुस्तम की पायती की तरफ नजर आ रहे थे। रुस्तम होले होले करा रहा था। नासर उसकी कटी हुई टांग सहलाने में मसरूफ था। क्या हुआ? शानी ने बेताब लहजे में पूछा। भाई की टांग आपने तकिए के ऊपर रखी थी? नासर ने पूछा। हाँ, ये कह रहा था कि दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि टांग के नीचे कोई चीज नहीं रखनी। वो तो ठीक है नासर, लेकिन आमतौर पर जख्मी टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाने से दर्द कम हो जाता है। शानी ने दलील दी। देखें, ये आम मामला नहीं है। नासर के लहजे में हल्की सी चिल्लाहट थी। प्लीज आप वही करें जो मैं कह रहा हूं।
ग्रीस ने भी शानी की तरफ देखकर ताइदी अंदाज में सर हिलाया। शानी अभी तक अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर सकी थी कि रुस्तम की टांग का जख्म देख सके। ताम ग्रीस अक्सर डॉक्टर नासिर के साथ मिलकर ये जख्म देखती थी। ऐसे में दोनों सरगोशी के लहजे में तबसरा भी करते थे। शानी ने महसूस किया कि वो कुछ छुपा रहे हैं, मगर शानी के बार बार पूछने के बावजूद ग्रीस ने कुछ नहीं बताया। वो शानी को बस इतनी ही तसल्ली दे सकती थी कि परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर नासिर ने शानी और ग्रीस को बाहर भेज दिया और खुद रुस्तम की टांग की बारी बरकम पट्टी खोलने में मसरूफ हो गया। कमरे से बाहर आकर शानी ने कहा, ग्रीस, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जख्मी टांग या बाजू को थोड़ा सा ऊंचा रखा जाए तो खून का दबाव जख्मी हिस्से में कम हो जाता है और दर्द में भी कमी आती है, लेकिन नासिर बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा है। कुछ भी है शोनी, वो अपने काम को हम से ज्यादा समझता है। कल उसने जख्म को बुरी तरह छील कर ताज़ा भी किया है। मेरी समझ में तो ये बात भी नहीं आई। शोनी, हमारा मकसद तो ये है कि रुस्तम का जख्म खराब ना हो और वो जल्द अच्छा हो जाए। अब उसके लिए डॉक्टर जो भी रास्ता इख्तियार करे वो डॉक्टर का काम है। क्या वो टांग के जख्म पर एलोपैथिक के अलावा भी कोई दवा लगा रहा है? शानी ने दरियाफ्त किया। तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैंने कल एक बोतल में देसी टाइप की दवा देखी थी, शायद कोई मरहम था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाज़ एलोपैथिक दवाएं भी हर्बल दवाओं से मुशाबा होती हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुमसे कुछ और कहना चाह रही हूँ। ग्रीस शानी के कंधे पर हाथ धरते हुए बोली। कहो ग्रीस। शानी कुर्सी पर बैठ गई। शोनी, तुम सिर्फ पहले दिन रुस्तम के कमरे में सोई हो, उसके बाद अलहदा कमरे में आ गई हो। मेरे ख्याल में अजमल खान या डॉक्टर नासिर रात के वक्त इस तरह रुस्तम का ख्याल नहीं रख सकते जिस तरह तुम रखती हो। कल सुबह सवेरे मैंने देखा था खान रुस्तम के करीब बैठे बैठे सो गया था, बल्कि नींद की हालत में रुस्तम के ऊपर ही गिरा हुआ था। बाद में मैंने जगाया तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। अब भी रुस्तम देर तक कराता रहा है और मेरे कानों तक आवाज पहुंचती रही है। लेकिन ग्रीस, मैं अकेली किस तरह सो सकती हूँ कमरे में? शानी के लहजे में उलझन थी। तुम उस कमरे में ही नहीं, उसके पास भी सो सकती हो। तरीका तो मैंने तुम्हें बताया था, शादी। ग्रीस के लहजे में शोखी थी। शानी की पलकें खुद ब खुद झुक गईं। उसके चेहरे पर रंग बिखर गया। ग्रीस ने संजीदा होते हुए कहा, शोनी, देर मत करो, खुदा के लिए देर मत करो। उसे तुम्हारी जरूरत है जितनी अब है, पहले कभी नहीं थी। तुम्हें एक सुनहरी मौका मिला है अपनी सारी बेरुखियों के दाग धोने का। ऐसा ना हो कि किसी वजह से ये मौका फिर खास से निकल जाए, फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या करूं? शानी की आवाज में बेकरारी और करब था। तुम कुछ मत करो मेरी बहन, तुम बस फैसला करो, उसके बाद सब कुछ मुझ पर और नासिर पर छोड़ दो। हम दोनों बात कर लेंगे रुस्तम से, सब कुछ ठीक कर लेंगे हम। तुम्हें इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दाईं तरफ एक खिड़की खुली थी। शब की तारीख हवा की लहरों पर फूलों की खुशबू थी और कहीं दूर से आने वाली मदम आवाज की बातकश थी। मंजा प्यारी मंजा, राज दुलारी मंजा। शानी के सीने में एक शदीद हलचल पैदा हो गई। ग्रीस ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। शोनी, सिर्फ तुम हो जो इसे जिंदगी की तरफ लौटा सकती हो। अगर तुमने इसे मुंह मोड़ दिया तो कोई इसे सहारा नहीं दे सकेगा। मुझे डर है कि वो धूप में रखी हुई बर्फ की तरह पिघल जाएगा। शानी लरस गई। ग्रीस की गिरफ्त में उसके हाथ कपकपा गए। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह ना सकी। दोनों के दरमियान गंभीर खामोशी तारी हो गई। फिर इस खामोशी को ग्रीस ही ने तोड़ा। वो शानी के हाथ दबाते हुए बोली, मैं तुम्हारी चुप को क्या समझूं शोनी? क्या तुम्हारा जवाब खामे है? चंद लम्हे में शानी जैसे बर्फ और आग के साथ समंदरों पर से गुजर गई। वो पलकें झुकाए झुकाए बोली, रुस्तम का रद्देअमल पता नहीं क्या हो। ग्रीस की आंखें चमक उठी। उसके रद्देअमल को छोड़ो मेरी बहन, अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शानी मुजस्मे की तरह साकत बैठी रही। आखिर उसने लरज़ां आवाज में कहा, तुम जो मुनासिब समझती हो ग्रीस, कर गुजरो। ग्रीस ने पुरजोश अंदाज में शानी को गले से लगा लिया और उसका सर चूमने लगी। शानी ने अगले 24 घंटे अजीब कैफियत में गुजारे। इसका दिल चाह रहा था कि वो अपने जिस्म से सारी जिंदगी निचोड़ कर रुस्तम के जिस्म में दाखिल कर दे। शायद ये उसकी शदीद तरीन ख्वाहिश के असरात ही थे कि रुस्तम गुजरने वाली हर घड़ी के साथ बेहतर हो रहा था। अब उठकर बैठ जाता था। 2-3 बार वो अजमल खान या नासिर के सहारे से बाथरूम तक भी गया था। उसके चेहरे की खौफनाक जर्दी भी कदरे कम हो गई थी। शानी को रुस्तम के बाद जो दूसरी बड़ी फिक्र थी वो ताया मासूम के बारे में थी। उसे उनकी मौजूदा हालत के बारे में कुछ इल्म नहीं था। शानी की आंखों में रह रहकर वो दिलदोज मंदिर लहराता था। जब जीटी रोड पर जीप के सफर के दौरान में डिप्टी रियाज की तरफ से ताया मासूम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वो मुज़ाहमत के दौरान में जीप से फर्श पर गिर गए थे और उनकी उम्र का लिहाज किए बगैर एक अट्टा कट्टा कांस्टेबल उनको अपने नीचे दबाकर बैठ गया था।
इन मनाजर का तस्वुर ही शानी के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। रात को शानी अपने कमरे की खिड़की में से देखने लगी कि डॉक्टर नासिर और गरीस रुस्तम के कमरे में थे। रुस्तम तकिए से टेक लगाए बैठा था, वो दोनों कुर्सियों पर थे। वहाँ संजीदा किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। शानी के रुखसार तमतमा गए और वह जल्दी से घर की छत पर चली गई। अजमल खान बालाई मंजिल के एक कमरे में इत्मीनान से सो रहा था। उसके सराहने रेडियो बज रहा था। उसकी महबूब गन महबूबा ही की तरह उसके साथ लेटी हुई थी। अजमल खान का एक हाथ गन पर था। शानी उस पर एक निगाह डालती हुई छत पर चली गई। खुशगवार हवा ने बचल कर उसके बालों को परेशान किया। वो अपने हालात के बारे में सोचने लगी और उन हालात के बारे में भी जो वो पीछे छोड़ आई थी। उसे अपनी कलाई पर चौधरी बशीर की हवसनाक सालमाना गिरफ्त याद आई। फिर चौधरी के वो अल्फाज याद आए जिनके जरिए उसने शानी को अपना पाबंद बनाया था। नोखेज कोकी को तलाक भी चौधरी ने इस शर्त पर दी थी कि शानी ने उसे चंद माह के अंदर शादी करनी है। वो सोचने लगी कि उसके वापस ना जाने से कोकी और राजू पर क्या असरात पड़ेंगे। कहीं चौधरी कोकी को राजू से वापस छीनने की कोशिश तो नहीं करेगा। तसल्ली सिर्फ इस बात की थी कि कोकी अब दाऊ शाम की बहू थी और वो उसकी हिफाजत कर सकता था। दूसरी हौसला अफजा बात यह थी कि शानी के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। चौधरी बशीर और दीगर लोग उसे यकीनन लापता ही तसव्वुर कर रहे थे। वो एक लंबी आह भरकर छत पर टहलने लगी और इधर उधर देखने लगी। मकान की चार दीवारी के साथ एक और छोटा सा घर था। तामिस घर का अहाता काफ़ी वसी था। यहाँ चंद बकरियाँ, 2 गाय और कुछ मुर्गियाँ वगैरह दिखाई देती थी। कल दिन के वक्त शानी ने यहाँ एक उम्र रसीदा जोड़े को देखा था। सफ़ेद बालों और रोशन चेहरे वाला एक शख्स मुर्गियों को इंजेक्शन लगा रहा था, जबकि औरत घर की सफाई में मसरूफ़ थी। सिर्फ 2 रोज़ पहले ही शानी को मालूम हुआ था कि ये मियाँ बीवी दरअसल डॉक्टर नासिर के वालिदैन हैं। कुछ अर्सा पहले जब नासिर मफरूर हुआ तो हस्बे रिवाज पुलिस ने नासिर के घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया। नासिर के भाई को 2-3 बार पुलिस पकड़कर थाने ले गई। उसके वालिद को भी बार बार थाने बुलाया जाता रहा। उसके बाद ये लोग खामोशी से नकल मकानी करके घोड़ा गली के उस दूर दराज गांव में आबाद हो गए। लेकिन शानी की समझ में नहीं आ रहा था कि पहलवान वगैरह उन्हें यहाँ क्यों ले आए हैं। क्या ये प्रोग्राम से पहले तय था या बाद में बना? शानी सी उधेड़ बुर में थी कि उसे अपने अकब में आहट महसूस हुई। इसने मुड़कर देखा तो डॉक्टर नासिर और गरीस सरगोशियां करते हुए छत पर आ रहे थे। शायद उन्हें मालूम नहीं था कि शानी भी छत पर है। शानी को देखकर वो जरा ठिठ गए। शानी उनके पास चली गई। गरीस के ऊँटों पर अब हल्की हल्की मुस्कुराहट खेलने लगी थी। किस बात पर मुस्कुरा रही हो? शानी ने पूछा। इस बात पर मुस्कुरा रही हूँ कि मुझे तुम्हारी बुजुर्ग बनकर तुम्हारी बात चलाना पड़ रही है। शानी के चेहरे पर सुर्खी लहरा गई। वो बात का रुख बदलते हुए बोली, नासिर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम इस बस्ती में क्यों आए हैं। क्यों? यह आपको गैर महफूज लग रही है? नहीं, लग तो बहुत महफूज रही है, मगर हम तो पहलवान और जीरे की रहनुमाई में रवाना हुए थे और उन दोनों को हमारी मदद के लिए बेचने वाले हाजी हयात थे। हाजी हयात खान ने हमारे लिए ये ठिकाना कैसे तजवीज़ कर लिया? ये हाजी हयात साहब ने नहीं, मैंने तजवीज़ किया है, डॉक्टर नासिर बोला। फिर छत की मंडीर पर कोनियाँ टिकाते हुए कहने लगा, दरअसल पहलवान और जीरा तो हमें रावलपिंडी से आगे हसन अब्दाल की तरफ ले जाना चाहते थे, लेकिन वो जिस इलाके की बात कर रहे थे वो मुझे यहाँ से कम महफूज लगा। जब हम रास्ते में रवाज से आगे थोड़ी देर के लिए रुके तो मैंने हाजी हयात साहब के कार खास सब इंस्पेक्टर अख्तर से खुद फ़ोन पर बात की थी। मैंने अख्तर साहब को बताया कि मेरे पास एक ज़्यादा महफूज ठिकाना मौजूद है और मुझे यकीन है कि हम वहाँ काफ़ी देर तक इत्मीनान से रह सकेंगे। सब इंस्पेक्टर अख्तर के साथ बातचीत के नतीजे में तय हुआ कि हम हसन अब्दाल की बजाय मरी रोड की तरफ निकलेंगे। क्या अब हाजी हयात साहब हमारी यहाँ मौजूदगी से मुतमईन हैं? शानी ने पूछा। बिल्कुल मुतमईन है। अभी सिर्फ 1 घंटा पहले मुझे उनका पैगाम मिला है। कैसे? शानी ने हैरान होकर पूछा। शायद आपको मालूम नहीं कि पहलवान आया हुआ है। वो आम रास्ते से हट कर आया है और खच्चर पर यहाँ तक पहुँचा है। बहुत थका हुआ है इसलिए सो रहा है। सुबह आपसे मुलाकात कराऊंगा। क्या कहता है वो? उसने यहाँ की सूरत हाल सब इंस्पेक्टर अख्तर कोर अख्तर ने हाजी हयात खान को बता दिया। हाजी साहब गांव की लोकेशन से मुतमईन हुए हैं। उनके लिए ये बात भी इत्मीनान का बायस है कि यहाँ से नज़दीक तरीन पुलिस चौकी भी 24 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने पहलवान के जरिए पैगाम भिजवाया है कि हम बस्ती से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल ना करें और जहाँ तक हो सके इस बात को छुपाएं कि हमारे साथ एक ऐसा जख्मी मौजूद है जिसकी टांग कटी हुई है। तुम्हारा क्या ख्याल है नासिर? अभी तक बस्ती में किसी को रुस्तम के बारे में मालूम तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक किसी को भनक भी नहीं पड़ी। मैंने चाचा जी और बेजी को बड़ी अच्छी तरह समझा दिया है, नासिर ने कहा। नासिर वालदा को बेजी कहता था। बेजी कहते उसकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा होती थी।
लगता था वो माँ से बेहद मोहब्बत करता है। फिर जैसे वो चौंक कर बोला, हाँ शानी बीबी, आपके लिए एक और अच्छी खबर भी है। क्या? शानी का ध्यान फौरन ताया मासूम की तरफ गया। वड्डे डेरे पर ऑपरेशन से पहले रंग वाली से आपके कुछ अजीजों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब उन्हें छोड़ दिया गया है। उनमें आपकी चच्ची, आपके खालू एजाज और 2 खालाजाद भाई भी शामिल हैं। मेरे ताया मासूम का कुछ पता चला? वो अभी तक लापता है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ज़ईफुल उम्री के बावजूद कुछ अफराद के साथ मिलकर एक लड़के जमशेद को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की। इस कोशिश में लड़का हलाक हो गया। हमला करने वालों में से कुछ लोग लापता हैं, जिनमें आपके ताया भी शामिल हैं। तमाम लोगों का ख्याल यही है कि आपके ताया डिप्टी रियाज की तहवील में है या उसे मालूम है कि वो कहाँ है। शानी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसे मालूम था ताया कहाँ है। डिप्टी रियाज ने उसे बताया था कि लाहौर के एक क्लिनिक में उनके जख्मों का इलाज हो रहा है और जब तक वो इस सारे मामले में अपनी ज़बान बंद रखेगी उसके ताया खैरियत से रहेंगे। शानी की ज़बान बंद थी और इसका दिल गवाही दे रहा था कि उसके ताया खैरियत से होंगे। शानी ने मंडीर पर से देखा डॉक्टर नासिर की वालदा बेची और वालिद दोनों घरों के दरमियानी दरवाजे से गुजर कर आ रहे थे। 55-60 साला बेजी के कदमों में पुरशौक तेजी थी। ये मेहरबान सूरत खातून उससे पहले भी 2 दफ़ा रुस्तम को देखने आ चुकी थी। इत्तफाकन दोनों दफ़ा रुस्तम दवा के ज़ेरे असर सो रहा था। उसके सराहने बैठकर तवातुर से तस्बीह फेरती रही थी। शानी ने कहा, नासिर, लगता है तुम्हारी बेजी रुस्तम को पहले से जानती हैं। नासिर ने इस बात में सर हिलाया। एक मरतबा में लाला और भाई रुस्तम काफ़ी दिन इस मकान में पनाह गज़ी रहे थे। उन दिनों लाला के पाँव में गोली का जख्म था और वो कुछ दिन पुलिस से दूर रहकर अपने जख्म को अच्छा करना चाहता था। रुस्तम भाई को भी यहाँ शदीद किस्म का टाइफाइड हो गया था। उन दिनों बेजी ने भाई की दिन रात तीमारदारी की थी। भाई को भी बेजी और चाचा से बहुत लगाव हो गया था। नासिर वालिद को मुकामी रवाज के मुताबिक चाचा कहता था। मैं और लाला तो कुछ दिन बाद डेरे की तरफ वापस चले गए थे, लेकिन भाई पूरे 2 महीने यहीं रहे थे। कुछ देर बाद शानी, ग्रीस, नासिर छत से उतर आए। लालटेन की रोशनी में बेजी रुस्तम के बिल्कुल पास मुड़े पर बैठी हुई थी। रुस्तम नीम दराज था। उनका हाथ रुस्तम की पेशानी पर था। वो कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। रुस्तम चाचा जी से बात कर रहा था। चाचा जी के चेहरे पर अंधों के गहरे साए थे। वो गाये बगाए हसरतनाक अंदाज में रुस्तम की कटी हुई टांग को देखते थे। शानी और ग्रीस अपने कमरे में आ गई। ग्रीस ने शानी को एक अखबार दिखाया। ये 2 दिन पहले का अखबार था और पहलवान अपने साथ लाया था। उस अखबार में वड्डे डेरे के हवाले से कुछ खबरें मौजूद थी। हालांकि वड्डे डेरे के ऑपरेशन को लगभग 15 दिन गुजर चुके थे, फिर भी खबरों में उसका चर्चा मौजूद था। एक तबसरानिगार ने लिखा था कि वड्डे डेरे पर ऑपरेशन करने में जल्दी की गई और इस जल्दी के कई सबूत अब सामने आ गए हैं। इस सिलसिले में डाकुओं के लिए आम माफ़ी की तजवीज़ का भी जिक्र था। तबसरानिगार ने लिखा था कि मुकामी सरदारों की तरफदारी करते हुए डाकुओं को आम माफ़ी देने की कोशिशों को सबूताज किया गया। उसका नतीजा ये निकला कि वड्डे डेरे पर 200 के लगभग अफराद हलाक हुए और दर्जनों शदीद जख्मी हुए। एक खबर में शानी और उसके ताया मासूम की गुमशुदगी का भी जिक्र था। शानी के बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि वो पुलिस के सख्त रवैये के सबब जानबूझकर रोपोश हो गई है। ताम शानी के साया मासूम के हवाले से खदशात जाहिर किए जा रहे थे। खबर में यह भी अंदेशा किया गया था कि जिस पुलिस मुकाबले के बाद मासूम अली लापता हुए थे वो मशकूक था। इतने ज़ईफुल उम्र शख्स का यूं मौके से गायब हो जाना भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। इसी खबर के एक हिस्से में लाला फरीद, खसना गुजराती और मुराद वगैरह की तरह रुस्तम को भी खलाक शुदा मुजरिम करार दे दिया गया था। इससे इशारा मिलता था कि दर्जनों लाशों में से किसी एक लाश को रुस्तम की लाश समझ लिया गया था। तामी सिलसिले में हल्के फुल्के शुबात भी मौजूद थे। शानी और ग्रीस तादेर अखबार का मुतालिया करती रहीं। इससे उन्हें काफ़ी मालूमात हासिल हुई। ग्रीस ने अखबार संभाल कर रख दिया ताकि फारिग वक्त में मजीद मुतालिया किया जा सके। शानी का ख्याल था कि ग्रीस इस गुफ्तगू के बारे में बताएगी जो कुछ देर पहले रुस्तम से हुई है, लेकिन उसका यह अंदाज़ा गलत निकला। ग्रीस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी से शानी ने क्याफा लगाया कि यह गुफ्तगू अभी जारी है और इसका अगला दौर शायद कल होगा। अगले रोज सुबह सवेरे शानी ने नासिर की वालदा बेजी को देखा। वो बावर्ची खाने में काम कर रही थी। रुस्तम को सुबह सवेरे दवा खाना होती थी, लिहाजा वो रुस्तम के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। शानी ने खुद को मुलामत की कि वो वक्त पर क्यों नहीं जाग सकी। गड़े के पानी से मुंह हाथ धोकर और अपने बाल समेट कर वो जल्दी से बावर्ची खाने में चली गई। बेजी आटा गूंथ रही थी। शानी ने कहा, नहीं बेजी, ये मेरा काम है, मुझे करने दे। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से शानी का कंधा चूमा। धी रानी, मेरा और तेरा काम अलहदा तो नहीं है। मुझे रुस्तम पुत्र के लिए काम करके खुशी हो रही है। नहीं बेजी, आटा मुझे गूंथने दे, शानी ने इसरार के साथ कहा। तो ठीक है,
मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। वो मुस्कुराई। उन्होंने आटे वाले हाथ धो लिए और शानी ने हाथ आटे में डाल दिए। रंगवाली की हवेली में वो शौक से ऐसे काम किया करती थी। वो छोटी चौधरानी थी लेकिन अक्सर नौकरानियों के साथ मिलकर बैठती थी। उनका हाथ बटाने के लिए सब्जी बनाती थी, चावल चुनती थी और कभी कभी लेपा पोती भी करती थी। यही वजह थी कि वो हर दिल अजीज थी। हर कोई उसके गुण गाता था। शानी का अपना फायदा ये हुआ कि चौधरानी होने के बावजूद वो घरेलू काम काज में आम लड़कियों की तरह ताक हो गई थी। नासिर की वालदा बेजी बड़े नरम लहजे में बात करती थी। उनकी गुफ्तगू से शफकत की फवार फूटती थी। उन्होंने शानी को बताया, मैं और तुम्हारा चाचा अब यहीं पर आ गए हैं, बरामदे के साथ वाले कमरे में यहीं रहेंगे। रुस्तम पुत्र भी यही चाहता है। शानी ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा और ग्रीस का दिल भी लगा रहेगा। ये अंग्रेजनी तुम्हारी सहेली है? बेजी ने पूछा। शानी ने इस बात में जवाब दिया। बेजी होने से बोली, इन अंग्रेजों से होशियार ही रहना चाहिए। मेरी दादी अल्लाह बख्शे कहा करती थी, ये ऊपर से कुछ अंदर से कुछ होते हैं। लेकिन बेजी, सारे अंग्रेज तो एक जैसे नहीं होते। ये बड़ी अच्छी लड़की है। ये मेरी और रुस्तम की खातिर अपने बच्चे को छोड़कर और खुद को खतरे में डालकर यहाँ आई है। ये क्या करती है? अखबार वाली है, अपने मुल्क में खबरें छापती है। अगर ये लोग भी ना हो तो फिर गरीब बेबस लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। अचानक शानी की नजर देगची पर पड़ी। दूध उबल रहा था। उसने लपक कर दूध चूल्हे से उतारा और फूंके मार मार कर उसका उबाल कम कर दिया। दफातन शानी बुरी तरह बिदक गई और हाय अल्लाह कहकर एक कोने में सिमट गई। ब्राउन रंग की खूबसूरत बिल्ली इसके पाँव में चकराई थी। बेजी ने शी करके और पाँव जमीन पर मारकर बिल्ली को बाहर निकाला। अजमल खान बरामदे में मसवाक कर रहा था। ये मंजिर देखकर मुस्कुराया और बोला, बहन जी, हम समझता था कि बस कमजोर दिल औरत ही जानवरों से डरता है। आज पता चला कि आप जैसा दलेर खातून भी घबरा जाता है। बिल्ली मुझे अक्सर डरा देती है, शानी ने ओढ़नी दुरुस्त करते हुए कहा। हालांकि आपको बिल्ली से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्ली तो औरतों का सबसे ज्यादा दोस्त होता है। क्या मतलब? खूब मतलब ये है कि बिल्ली चूहों को खाता है और चूहों से ज्यादा औरतों को कोई शय नहीं डराता है। सियाने कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शानी ने मौजू बदलते हुए कहा, भाईजान, रुस्तम जाग गया है। हाँ जी, जाग गया है और अब जरा गुस्ल खाने में जाना चाह रहा है। तो ले जाओ ना गुस्ल खाने में। असल में अम को बहुत तेज पेशाब लगा है बहन जी। अम तो वैसे ही आपकी डरी हुई खाए अल्लाह सुनकर रुक गया था, खान ने मादरत के लहजे में कहा। शानी ऊँट भींच कर रह गई। वो समझ गई कि खान बहाना कर रहा है। वो 2-3 हफ्ते से यही कर रहा था। वक्त पर इधर उधर खो जाता था। नासिर वैसे भी बहुत देर से उठता था। रुस्तम को गुस्ल खाने तक ले जाने के लिए शानी को ही सहारा देना पड़ता था। वो रुस्तम के कमरे में गई। शर्म से उसके गाल तपना शुरू हो गए थे। मौजूदा हालात में भी रुस्तम के जिस्म का लम्स उसके सीने में हलचल मचाता था। लेकिन आज वो ये देखकर ठिठकी कि रुस्तम खुद ही लाठी के सहारे गुस्ल खाने की तरफ जा रहा था। वो जरा सा डगमगाया। शानी तेजी से आगे बढ़ी। मैं सहारा दूं? नहीं बीबी जी, मैं चला जाऊंगा, रुस्तम ने कहा। रुस्तम के अल्फाज से ज्यादा उसके लहजे ने शानी को चौंकाया। उसके लहजे में गुरेजा। शानी से उलझे हुए अंदाज में देख कर रह गई। दोपहर को ग्रीस और नासिर फिर देर तक रुस्तम से बातों में मसरूफ रहे। इस गुफ्तगू के बाद ग्रीस बाहर निकली तो शानी को फिर तवक्को पैदा हुई कि ग्रीस कुछ बताएगी। ग्रीस के बताने के ख्याल से शानी का दिल मामूल से ज्यादा धड़कने लगा। गालबन ग्रीस ने भी महसूस कर लिया था कि शानी उससे किसी इजहार की तवक्को कर रही है। वो होरे से मुस्कुराई। एक ही दफा सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। सस्पेंस रखने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है।